हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडियाज सिटीज। तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कि जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इंडिया में वो अभी काफ़ी रैपिड हो रहा है। तो उसकी वजह से अर्बन एरियाज जो है उसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इसको लेके जो सिटीज़ है उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी और क्या सॉल्यूशन है उसको दिखाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है? तो फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कॉमर्शियल फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिसी एक्शन प्रोस्पेक्ट्स। तो ये अभी वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है ये रिपोर्ट। याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है, ऐसा पूछ सकते हैं। अभी रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है? तो इन्होंने ऐसे कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि बाय 2036 इंडिया की 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे रहेगी कि जो सिटीज़ में रहेगी, अर्बन एरियाज में रहेगी। और ये 40% पॉपुलेशन मतलब 600 मिलियन पीपल जो है वो सिटीज़ में रहेंगे। मतलब सिटीज़ की पॉपुलेशन अभी बढ़ेगी 2036 का तक। ऐसे होगा कि 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज़, अभी जो अराउंड 30% है। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी 30% पीपल जो है 28 पॉइंट समथिंग जैसा है कि जो सिटीज़ में अर्बन पॉपुलेशन इतनी है, तो वो 40% जितना बढ़ेगी और वो 600 मिलियन पीपल जितना होगा। तो इससे क्या होगा? अर्बनाइजेशन इतना जल्दी अगर होता है तो एक बर्डन आता है सिटीज़ के ऊपर। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अगर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ेगा। उसमें गवर्नमेंट को उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाउसिंग फैसिलिटीज़। अगर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि स्लम्स डेवलप होगी, और स्लम्स के अंदर हमें पता है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अनहाइजीनिक कंडीशंस प्रिवेल करती है। ठीक है, उसके साथ में हाउसिंग के साथ में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा है कि सीवेज फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सब के लिए एक बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवर बर्डन ऑलरेडी है, उसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो बर्डन और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये बर्डन को हैंडल करने के लिए, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट को नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कुछ $840 बिलियन जितना खर्चा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट में कहा गया है। और ये अगर हम ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड $55 बिलियन पर ईयर इतना खर्चा ये अर्बन एरियाज के पीछे होगा। अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे होगा तो हम ये पॉपुलेशन प्रेशर जो है अर्बन एरियाज में उसे हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए, और ये रिपोर्ट में उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि अभी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। तो अभी तक क्या होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो आते हैं वो किस तरह से होते हैं कि किस तरह से जो भी अर्बन एरियाज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उनको फाइनेंसिंग कहाँ से मिलती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स शेयर देता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उसमें से ये अर्बन लोकल बॉडीज को, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उनको ये ग्रांट के हिसाब से फंड्स देते हैं। और वो फंड्स को यूटिलाइज करके अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करता है। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज के खुद के फंड्स भी होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, रोड टैक्स है, ड्रिंकिंग वाटर टैक्स है। तो ये सब टैक्स अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो हमसे लेती है, कुछ यूजर फीस होती है, ये लेते हैं। तो उसकी वजह से उनका भी कुछ होता है, बट ये शेयर काफ़ी कम है। तो ये सब अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर में अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंसेस मिलते हैं। तो अभी ऐसे बोला गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाने चाहिए, तो ही इतने पैसे हम ला पाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज में। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो लोगों से पैसे ले किस हिसाब से, जैसे कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो इश्यू कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये मॉडल के अंदर भी अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है, ऐसे यहाँ पे बोला है। तो यहाँ से याद रखना है ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है,
फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कॉमर्शियल फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिसी एक्शन प्रोस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है ये रिपोर्ट, याद रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बाय 2036 600 मिलियन पीपल, या तो 40% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहेंगे, और ये पॉपुलेशन प्रेशर को हैंडल करने के लिए $840 बिलियन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए नेक्स्ट 15 ईयर्स में, और हर साल $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला तो है कि प्राइवेट फाइनेंसिंग बढ़ाना चाहिए, बट कुछ इश्यूज है, ठीक है। हमारे इंडियन सिटीज में प्राइवेट फाइनेंसिंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसमें इश्यू क्या है कि फंडिंग बेस जो है वो लो है। जैसे कि लोग जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड में कम इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फंडिंग बेस है वो काफ़ी लो है, ठीक है। दूसरा ऐसा है कि अर्बन लोकल बॉडीज का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक है, वो भी स्ट्रांग नहीं है। उनको जो प्लान्स जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो बोलेगी उस हिसाब से उनको प्लान बना के वही चलना पड़ता है। तो ये सब गवर्नेंस स्ट्रक्चर लो होगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी लो होगा, तो जिसकी वजह से फंडिंग बेस लो है। दूसरा है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ये अर्बन लोकल बॉडीज की कम है। जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है कोई भी सिटी का, उसने अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इश्यू किए हैं तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा हमें पे करने के लिए, वो लोग सोचेंगे ना। तो अभी जैसे कि ये जो भी टैक्सेस और लीवीज जो सिटी लेवल पे कलेक्ट होते हैं, वाटर टैक्स है, रोड टैक्स है, तो ये टैक्सेस जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। उसके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस है, दूसरे भी रीजंस है कि लोग जो है वो इतना पे करना नहीं चाहते हैं, वो इवेड भी करते हैं टैक्सेस को। तो ये सब की वजह से क्या है कि टैक्सेस जो है वो लो रखना पड़ता है, तो इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी लो है। तो अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इश्यू भी करेंगे तो वो पे आउट कहाँ पे करेंगे जब बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड आएगा। तो इसी वजह से भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं लोग, प्राइवेट फाइनेंसिंग यहाँ पे नहीं होता है। और दूसरा कि डेटा जो है वो अनअवेलेबल है, ठीक है। और जो भी डेटा अवेलेबल है वो पुअर क्वालिटी है, कि किस तरह से अर्बन बॉडी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से कहाँ से पैसे आते हैं, कितने खर्चे कहाँ पे करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये सब इश्यूज है जिसकी वजह से प्राइवेट फाइनेंसिंग सिटीज एरिया में कम होता है। तो रिकमेंडेशन क्या है वर्ल्ड बैंक की ये सब इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए? तो यहाँ पे ऐसे बोला है कि कंटिन्यूअस, फॉर्मूला बेस्ड और अनकंडीशनल फंडिंग होना चाहिए यूएलबी के लिए, ठीक है। कि यूएलबीज जो है उसको कहीं से भी कोई भी सोर्स है, अगर गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर यहाँ पे फंडिंग करते हैं तो वो कंटिन्यूअस फंडिंग होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। मतलब कि यूएलबी जैसे जैसे परफॉर्म करेगी उस हिसाब से उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगर आपका परफॉर्मेंस, आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने टाइम में करोगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिएट होगा उतने ज़्यादा पैसे जो है वो फॉर्मूला एक रहेगा कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे या तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इतना होगा तो नया इतना फंड तुम्हें मिलेगा। तो वो फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, कि इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा केवियट्स नहीं होने चाहिए, उनको लो रेट्स पे ये इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। दूसरा है कि प्रॉपर्टी टैक्स और यूज़र फीस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, काफ़ी कम है टैक्सेस हमारे सिटीज़ में, तो वो इंक्रीज होने चाहिए जिससे कि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है यूएलबीज की वो बढ़ेगी। दूसरा है कि सिटीज़ का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट यूनिट एक बनाना चाहिए, जो हमेशा इंश्योर करेगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट कम पड़ेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट सिटी को करे और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस रहे, और यूएलबीज की कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो मेंस के लिए याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन से कंस्ट्रेंट्स, इश्यूज क्या है। तो लो फंडिंग बेस्ड, गवर्नेंस, वीक गवर्नेंस, ठीक है, फाइनेंशियल कैपेसिटी का लो होना, और डेटा जो है वो पुअर क्वालिटी के अवेलेबल होना। रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए कि यहाँ पे जो यूएलबी को फंडिंग होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर फीस इंक्रीज करनी चाहिए, और एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट यूनिट बनाना चाहिए जिससे कि कंटिन्यूअस फंड फ्लोज इंश्योर किए जा सके, और यूएलबीज की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए।
सेकेंड टॉपिक है इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबिलाइजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन हो गई है। ठीक है, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन का मार्क को क्रॉस कर चुकी है। और इसमें ऐसे बोला गया है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें इसने बोला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में ग्रोथ जो है वो स्टेबिलाइज हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ तो है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है कुछ ग्रोथ रेट से, बट वो पहले ऐसे था कि ग्रोथ रेट जो था वो ठीक नहीं था। एक साल में 4%, 5%, 3% उस तरह से वेरी करता रहता था, तो वो जो है वो स्टेबिलाइज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ रेट कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है आगे हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है बल्कि पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंच गई है। और यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे कहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबिलाइज हो रहा है। क्यों स्टेबिलाइज हो रहा है, उसके रीज़न दिए हैं कि कंट्री के जो पॉलिसीज़ है टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ जो है वो एफिशिएंट है अभी काफ़ी। हेल्थ सिस्टम्स जो है वो काफ़ी अच्छी है और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का जो एक्सेस है वो बड़ा है। ये 3 कारणों की वजह से इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबिलाइज हो रहा है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो 8 बिलियन मार्क तक पहुंचाने में इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है। जैसे कि जो लास्ट बिलियन पीपल बॉर्न हुए वर्ल्ड में, उसमें से 177 मिलियन से ज़्यादा लोग जो इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं। तो वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ने में। और दूसरा ऐसा भी बोला है कि यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है नेशनल लेवल पे वो पहले 2.2 था, वहाँ से वो अभी रिड्यूस होकर 2% हो गया है। तो क्या है ये टोटल फर्टिलिटी रेट? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ऐसा है कि कोई भी फीमेल है, ठीक है, कोई एक फीमेल वो अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देगी। ठीक है, तो फीमेल की चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी फर्टिलिटी पीरियड में, उसके लाइफ पीरियड में कितनी है, कि वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कितने बॉर्न करेगी, ठीक है, बर्थ देगी कितने चिल्ड्रन को, वो जो है उसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। और इसकी एवरेज अगर हम निकालें सारे फीमेल्स के लिए तो उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो वो पहले 2.2 था कि अगर इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन अगर ले हम तो उसके हिसाब से उसका जो एवरेज निकालेंगे तो वो पहले 2.2, मतलब हर एक औरत जो थी वो 2.2 चिल्ड्रन को जन्म देगी ऐसे था, जो अभी 2 हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बोला है कि इंडिया की 70% मतलब 69.7% ऐसी पॉपुलेशन जो है जो कि 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में रहती है, उन्होंने ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल के फर्टिलिटी रेट से कम रेट अचीव कर लिया है। अभी ये क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि जैसे कि मदर एंड फादर है, ठीक है, तो ये दोनों अगर 2 बच्चों को जन्म देंगे तो ये दोनों की डेथ हो जाएगी और ये 2 जो है वो उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब एक जो 2 थे वो दोनों जाने के बाद उनको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने 2 बच्चों को बर्थ दिया है। तो इसे कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 2.1 है। अगर फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर किसी कंट्री का 2.1 है तो उसका मतलब ये है कि जो भी फर्टाइल पॉपुलेशन है वो अपने आप को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, 2 बच्चे होंगे तो कभी कभी डेथ फैक्टर, डेथ रेट को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट को एग्जैक्टली 2 ना रख के 2.1 रखा गया है। तो अभी देखिए अपना 2.0 हो गया है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे तो अपना जो TFR है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से कम हो ही गया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये चीज़ एक जैसी है। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के ऐसे है कि जिसमें ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से कम है। यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन 8 बिलियन हुई है जिसमें इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जैसे कि लास्ट बिलियन पीपल जो है, जो लास्ट 1 बिलियन पीपल जन्मे हैं पूरे दुनिया में, उसमें से 177 मिलियन पीपल इंडिया में बॉर्न हुए हैं। और इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है नेशनल लेवल पे वो 2.2 से कम होके 2.0 हो गया है। और
31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, जिसमें इंडिया की 70% अराउंड 70% पॉपुलेशन रहती है, उन्होंने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से कम रेट वो अचीव कर लिया है। इसमें रीजन दिए गए हैं कि ये फर्टिलिटी रेट्स क्यों कम हुए हैं। या तो अपना फर्टिलिटी रेट कम हुए हैं इसीलिए अपना जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी स्टेबल हुआ है। तो वो फर्टिलिटी कम इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि 2015-16 में 47.8% पॉपुलेशन थी कि जो ये मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स को यूज़ करते थे। अभी 2019-21 में ये बढ़ के 56.5% हो गया है। तो अभी 56.5% लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो है मॉडर्न लेवल की उसको यूज़ करते हैं। दूसरा ऐसा है कि पहले ऐसा नहीं था कि फैमिली प्लानिंग लोग नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, बट गवर्नमेंट सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी, अपनी हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये फैमिली प्लानिंग की जो नीड थी वो अनमेट रह जाती थी, मतलब कि हम पूरी नहीं कर पाते थे ये नीड्स को। तो उसमें भी अभी डिक्लाइन आई है कि अभी ऐसा नहीं है। पहले अगर अनमेट नीड 100 थी तो उसमें से अभी 4 परसेंटेज पॉइंट जो है वो कम हुए हैं। मतलब कि अभी 4% ज़्यादा लोग ये फैमिली प्लानिंग मेथड्स को यूटिलाइज एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, उन्होंने ऐसे नोट किया है कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो यूथफुल स्टेज में है। मतलब कि इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यंग पीपल रहते हैं। तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यंग पीपल कहाँ है? इंडिया में है अभी। तो इसीलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको अचीव करने में इंडिया का पोटेंशियल काफ़ी हाई है। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ऐसा है कि पॉपुलेशन, यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन की वजह से नेशन को जो फायदा होता है, ठीक है, वो जो इकोनॉमी में वो जो अपना योगदान देते हैं, उससे इकोनॉमी जो बढ़ती है, ग्रोथ होता है कोई भी देश का, उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहेंगे। कि डिविडेंड गेटिंग थ्रू डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन के कारण डिविडेंड मिलना, मतलब फायदा होना, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, हालांकि यंग पीपल हमारे वहाँ ज़्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से हासिल कर पाएंगे। दूसरा ऐसा कहा गया है कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं कि जो एजिंग है, जैसे कि जापान, वहाँ पे क्या है, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो उसमें बूढ़े लोग ज़्यादा है, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो गए हैं, वर्किंग एज पीपल कम है और चाइल्ड तो उससे भी कम है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे अभी यंग पीपल कम है, तो बर्डन ज़्यादा है, ये ओल्ड एज लोग जो है वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनको संभालने के लिए। तो इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है काफ़ी सारे, तो उसको ये इंडिया की जो यूथफुल पॉपुलेशन है वो एक रिसोर्स के रूप में काम कर सकती है। यहाँ से याद रखिएगा कि कुछ नहीं, ये जो एडॉप्शन जो हो रहा है अभी मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड का, और फैमिली प्लानिंग मेथड्स का ज़्यादा जो पेनिट्रेशन हो रहा है 4% जितना, उसकी वजह से ही ये फर्टिलिटी रेट कम हुए हैं और इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है। यहाँ पे ये याद रखिएगा ये टेबल से कि किस किस कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसके फर्टिलिटी रेट्स जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से ज़्यादा है, मतलब कि 2.1 से ज़्यादा है। तो ये 5 स्टेट याद रखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड और मणिपुर। और किन के 1.4 से भी कम है, बहुत ज़्यादा कम, तो वो कौन कौन है? चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गोवा, लद्दाख एंड सिक्किम। तो ये 2 चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। थर्ड टॉपिक है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय का मतलब क्या है कि पंचायत लेवल पे हर एक पंचायत में एक कोर्ट एस्टेब्लिश करे ग्राम लेवल पे, मतलब ये जो पंचायत जो होती है ग्राम पंचायत, उसके लेवल पे एक कोर्ट एस्टेब्लिश हो और ये कोर्ट है जो कुछ पेटी क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस जो है उसका वहीं पे रिजोल्यूशन लाए। इंडिया में अभी मोर देन 4.5 करोड़ केसेस जो है वो अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो ये पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ग्राम न्यायालय जो है ये पेंडेंसी कम करने में हमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए एक ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 बनाया गया था जिसके अंडर में ये ग्राम न्यायालय आती है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी एक केस हियर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सेंटर और स्टेट से उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं कि ग्राम न्यायालय को सेटअप करने के लिए, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक डायरेक्शन दिया था सबको, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि ग्राम न्यायालय ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए
तो उसमें अभी देखा गया है कि 15 स्टेट है ऐसे जिन्होंने सिर्फ 476 ग्राम न्यायालय को अभी तक नोटिफाई किया है, और इसमें से भी सिर्फ 256 ग्राम न्यायालय फंक्शनल है। इंडिया में कितने पंचायत से? मोर देन 2.5 लाख पंचायत इंडिया में है, तो उसमें से जस्ट डिस्मल 256 पंचायत के अंदर ही ये ग्राम न्यायालय अभी तक एस्टेब्लिश हुई है और फंक्शनल है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ये एक मैटर है जिसके ऊपर हियरिंग अभी कर रहा है। याद रखिएगा कि ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का, ये लॉ कमीशन के 114th रिपोर्ट जो था उसका, उसमें रिकमेंडेशन की गई थी। यहाँ से याद रखिएगा कि ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर में ग्राम न्यायालय आती है जो पंचायत लेवल पे होती है। उसमें से अभी इंडिया में एज ऑफ 476 ग्राम न्यायालय 15 स्टेट ने नोटिफाई की है और 256 फंक्शनल है। ठीक है, और 114th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जो है उसमें ग्राम न्यायालय के लिए रिकमेंडेशन की गई थी। एक्ट क्या कहता है? ठीक है, तो ये एक्ट जो कहता है कि पंचायत लेवल पे ग्राम न्यायालय बनानी चाहिए जो कुछ क्रिमिनल केसेस और कुछ सिविल क्लेम और डिस्प्यूट्स जो होंगे उसको हैंडल करेगा। ये ग्राम न्यायालय जो है वो हेड कौन करेगा? न्यायाधिकारी। ठीक है, एक न्यायाधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे। ये न्यायाधिकारी का जो क्वालिफिकेशन है वो है कि वो मैजिस्ट्रेट, जूनियर मैजिस्ट्रेट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब JFMC बनने के क्वालिफाइड जो भी JMFC होंगे उनको न्यायाधिकारी बनाया जाएगा। अभी ये जो है न्यायाधिकारी ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपॉइंट करते हैं। और याद रखिएगा कि ग्राम न्यायालय जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो एविडेंस एक्ट जो है इंडिया का 1872 का, उसके रूल से बाउंड नहीं है, तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि पंचायत लेवल पे क्रिमिनल और सिविल क्लेम्स को वो जो भी डिस्प्यूट होंगे उसे हैंडल करने के लिए ग्राम न्यायालय बनाई जाएगी। ठीक है, न्यायाधिकारी उनके हेड रहेंगे जिसको स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट करेंगे और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। अभी ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है, कौन से सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करेंगे, तो ये जो है एक्ट ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, उसमें 2 शेड्यूल दिए गए हैं, सेकंड शेड्यूल एंड द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये दोनों शेड्यूल में बोला गया है, फर्स्ट शेड्यूल में क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन दिखाया गया है जिसमें ऐसे बोला गया है कि जो भी केसेस, क्रिमिनल केसेस ऐसे होंगे जिसकी जेल टर्म जो है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं हो, मतलब कि 2 साल से कम जिसकी पनिशमेंट है, जेल टर्म जिसकी 2 साल से कम है, ऐसे क्रिमिनल केसेस, और जिसमें डेथ पेनल्टी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी नहीं दे सकते, ऐसे केसेस को हैंडल करेंगे। जिसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होती है जिसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है, वो केसेस जो है वो अपर कोर्ट्स हैंडल करेगी। चोरी के जो केसेस है, थेफ्ट केसेस, वो 20,000 से कम रुपीस के हैं तो ग्राम न्यायालय हैंडल करेगी। और इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस है, कुछ रिलीफ्स है जो प्रोवाइड करेगी, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है, ये सब एक्ट्स है, उसके भी जो केसेस होंगे ये ग्राम न्यायालय हैंडल कर सकते हैं। सिविल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आएगा, तो सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों में जो भी केसेस होंगे वो, तो उसमें ऐसा है कि सिविल डिस्प्यूट जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है, फिर फार्म हाउसेज और वाटर चैनल्स पोजेशन करने के जो भी डिस्प्यूट्स है, फिर कुछ लेबर लॉज के डिस्प्यूट है, कुछ मनी सूट है, ठीक है, किसी को किसी से पैसे लेने हैं और दूसरा नहीं दे रहा है, तो इस तरह के जो भी क्लेम्स है, ऐसे डिस्प्यूट्स जो है वो सिविल ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। और पार्ट 2 और पार्ट 3 में कभी भी सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ये डिस्प्यूट अभी ग्राम न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। तो याद रखिएगा सिविल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, सिविल केसेस जो है प्रॉपर्टी केसेस जैसे वो हैंडल करेगा, और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में 20,000 के नीचे के चोरी के केसेस और जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, ऐसे केसेस। अभी देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालयs are headed by न्यायाधिकारी who is appointed by the governor of the state. ग्राम न्यायालयs work on the principle of the natural justice. ग्राम न्यायालयs are set up at the district level. So which of the above statements is or are correct? Pause the video and guess the answer. इसका आंसर है only 2, ठीक है, करेक्ट पूछा गया है तो जस्ट
सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि ग्राम न्यायालय वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सही है, बाकी दो गलत है। यहाँ पे आएगा ग्राम न्यायालय जो है वो न्यायाधिकारी ही हेड करेंगे, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और ग्राम न्यायालय जो है वो पंचायत लेवल पे सेटअप की जाएगी। तो 1 and 3 आर रॉन्ग, 2 इज राइट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।